गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक अपने रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं किया था। अब नया चैप्टर अपन ले रहे हैं परमाणु संरचना। छोटी क्लासों में भी आपने स्टडी किया है, ध्यान से समझना। बेसिक चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में आपको क्या क्या स्टडी करना है वो समझना। परमाणु की हिस्ट्री, इतिहास, परमाणु के मूलभूत कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और भी सब पार्टिकल्स वो पढ़ेंगे। 3 नंबर पे पढ़ना अपने को परमाणु प्रतिरूप। परमाणु प्रतिरूप जैसे थॉमसन था, थॉमसन प्रतिरूप, रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप, नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप, नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। इसके बाद अलग अलग परमाणु प्रतिरूप आते गए, वो भी अपने को स्टडी करना है। फिर बोर के अंदर परमाणु की वेग का अनुपात वगैरह जो भी है, त्रिज्या, ऊर्जा, इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसके बारे में स्टडी करना है अपने को। ऐसी द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर, इसमें डी ब्रॉगली संबंध है, हाइजेनबर्ग संबंध, ये पढ़ना है। और लास्ट अपने को ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ना है, ऑफ बाउ या ऑफ-बो सिद्धांत, जिसमें 3 सिद्धांत आएंगे। पावली का अपवर्तन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम, N+L नियम आदि। ये इतने टॉपिक अपने को इस चैप्टर में पढ़ने। सिस्टमेटिक अपने इसकी बात करें, समझना ध्यान से। जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है वो आप बुक से वापस एक बार हल्की सी रीडिंग लगा लोगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे समझो, जैसे कैथोड रेज क्या है। कैथोड रेज विलियम क्रुक्स ने खोज की थी, नेगेटिव होती है। उसके बीच में अगर मान लो कोई अपने पदार्थ रखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी छाया बनती है। वो क्या, अगर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाती है, हरी दीप्ति उत्पन्न करती है, उनका आवेश कितना है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। मतलब कैथोड किरणें, एनोड किरणें, जिसको गोल्डस्टाइन ने खोजा तब वो पढ़ी है। अब अपन सिस्टमेटिक चैप्टर शुरू करें कि परमाणु जो है इसके इतिहास की बात करें तो अपने आधारभूत रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं जो पढ़ी थी उसमें ये सारा पढ़ा था, इतिहास पूरा पढ़ा था। डेमोक्रेटिस था, बोर था, न्यूटन था, वो वहाँ पढ़ा है। सबसे पहले महर्षि कणाद था, उसने ये कहा कि पदार्थ का जो सरलतम कण है, महर्षि कणाद इंडियन साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक पदार्थ सरल कणों से मिलकर के बना होता है। उनको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। फिर जॉन डाल्टन आया, ये भी अपने पढ़ा हुआ है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। 1803 से 1807-8 तक आया था। क्या बताया? परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो और अधिक विभाजित नहीं होता, अर्थात डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। फिर इसके नियम आए थे, समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं, असमान के अलग अलग होते हैं, तत्व मिलकर, वो सब चीजें अपने पढ़ी हुई है। फाइनली डाल्टन सिद्धांत असफल हो गया। किसकी खोज से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इसने अविभाज्य बताया, फिर इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से?
तो अपनी जो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसी से कर रहा हूं, डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद पूरा डिटेल में अपने पढ़ा हुआ है मूलभूत अवधारणाओं में। यहां जितना रिक्वायर मैंने उतना ही बता रहा हूं। डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु द्रव्य का वह छोटे से छोटा कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु कैसा है? अविभाज्य कण, अविभाज्य कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सके। विभाजित उसको नहीं कर सकते जो सबसे छोटा हो। कंपटीशन में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये दो नाम आपको रट करके जाने हैं, एक तो अविभाज्य कण और दूसरा डाल्टन। या तो प्रश्न आएगा डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, ऑप्शन में आएगा अविभाज्य कण, या प्रश्न में आएगा किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, तो क्या बताना है? डाल्टन। असफलता समझना इसकी, असफलता। ये क्यों असफल हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज से ये सिद्धांत असफल हो गया। ये सिद्धांत असफल हो गया। तत्वों के वर्गीकरण में अपने पढ़ा था, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक परमाणु है सोडियम का, ठीक है। इसको मैंने आयनन ऊर्जा के बराबर गैसीय अवस्था में ऊर्जा दी, आयनन ऊर्जा, जिससे मेरे पास बना Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। एक कण था, दो बन गए, एक Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। तो ये तो विभाजित हो गया ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इसका मतलब इसमें से जो बाहर आया वो तो और छोटा कण होना चाहिए। तो डाल्टन ने तो ये कह दिया था कि परमाणु, एटम, दो वर्ड से बना है, ए और टम। ए का मतलब नॉट, टम का मतलब टू बी कट, नॉट टू बी कट इन अदर पार्ट, जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, बट इसमें तो विभाजित कर दिया। इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये सिद्धांत ऑटोमेटिक असफल हो गया। इसके बाद इस पर कुछ भी नहीं बचा। तो पहला पॉइंट अपने पढ़ा डाल्टन का परमाणुवाद क्यों फेल हुआ, उसका रीजन दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज से ये सिद्धांत स्वतः ही असफल हो गया। अब आप बात समझना ध्यान से, अगर मैं परमाणु के भाग की बात करूं, परमाणु के भाग, परमाणु के भाग, परमाणु के कितने भाग होते हैं, तो आपके रटे हुए 3 भाग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वो गलत है। प्रश्न समझना, पार्ट ऑफ एटम, परमाणु के भाग आपको लिखने 2। कौन कौन से? एक तो होता है केंद्रीय भाग, एक तो कौन सा भाग होगा? केंद्रीय भाग। एक होता है परिधीय भाग, परिधीय भाग। परमाणु के 2 ही भाग होते हैं, केंद्रीय भाग, परिधीय भाग। ये परमाणु का केंद्रीय भाग है, ये परिधीय भाग है। 1, 2 चाहे जितने कोष बन सकते हैं। ये जो केंद्रीय भाग है, परमाणु का केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग, इसको अपने नाभिक बोलते हैं। केंद्रीय भागों के क्या बोलते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये परिधीय भाग है, परिधीय भाग, इसमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय भाग में नाभिक होता है, नाभिक 2 प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूक्लियॉन।
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर बनता है न्यूक्लियॉन, और सारे न्यूक्लियॉन मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियस, नाभिक बनाते हैं। तो अब समझना ध्यान से, परमाणु के भाग पूछे तब तो बताने 2, अगर मूलभूत कण पूछे तब बताने 3। मूलभूत कण 3 है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, भाग तो 2 ही है, केंद्रीय भाग और परिधीय भाग। तो मैं इसको ऐसे समझा दूं, वापस एक बार हटा करके समझना। परमाणु के भाग व मूलभूत कण, मूलभूत कण, दोबारा समझना, परमाणु के भाग व मूलभूत कण। भाषा क्या लिखोगे? परमाणु में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, केंद्रीय भाग व परिधीय भाग। केंद्रीय भाग प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और परिधीय भाग इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अतः परमाणु में 3 प्रकार के मूलभूत कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। भाग पूछे तो 2, कण पूछे तो 3। अब कौन कौन से कण है वो समझना। 2 कण तो अपने नाभिक में आ गए और एक परिधीय भाग में आ गए। पहला कौन सा हुआ? प्रोटॉन, प्रोटॉन P+ से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा न्यूट्रॉन लिख देता हूं, न्यूट्रॉन। तीसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित करते हैं, इसको N से प्रदर्शित कर दिया। हेडिंग दोबारा समझ लो, परमाणु के भाग व मूलभूत कण। परमाणु को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, केंद्रीय भाग व परिधीय भाग, जो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देंगे नाभिक, तथा इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं मान लूं इनके वर्णन की बात करूं, एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में अंतर लिखो, अंतर भी लिख सकते हैं। अकेले प्रोटॉन के बारे में पूछे तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। अपनी जो टेबल बनाएंगे उससे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हर एक जानकारी अपन दे सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 समझना, खोजकर्ता, खोजकर्ता, इनकी खोज किसने की? अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि आप फर्श से 2 फीट ऊपर हवा में आकर के डांस करो, तो जब आपको कोई बेस नहीं मिलेगा, कोई आधार नहीं मिलेगा, तो आप नाच नहीं सकते। नाचने के लिए आपको क्या चाहिए? फर्श चाहिए। फर्श किसका बना है? ईंटों का। नाचने के लिए क्या चाहिए? फर्श चाहिए। फर्श किससे बना है? ईंटों से। तो ईंटों पर तो नाचना संभव है, हवा में नाचना संभव नहीं है। उसके लिए फिर वायर से हाथ बांध के ऊपर लटकाना पड़ेगा। तो ये एक वर्ड याद रखना है आपको, ईंट पर नाच। ध्यान से समझना वर्ड को, क्या वर्ड है? ईंट पर नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, खोज की थी सर जे थॉमसन ने। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, खोज किसने की? सर जे थॉमसन। पर पी का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन, खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाच, एन का मतलब न्यूट्रॉन, चे का मतलब चैडविक, खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अब इस लाइन को अच्छे से याद रखना है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो इससे समझना प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अब अपने ये पढ़ते हैं प्रोटॉन के लिए, समझना गोल्डस्टाइन या गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन या गोल्डस्टाइन। एक्चुअल में 1893 में, 1893 में गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन, इसने कैनाल रेज, धन किरणों की खोज की थी। कैनाल रेज, धन किरणें,
एनोड किरणों की खोज की थी। धन किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। धन किरणें किससे मिलकर बनी होती थी? प्रोटॉन से, धनावेशित कणों से। 1893 में गोल्डस्टीन ने धन किरणों की खोज की। ये जो धन किरणें होती है वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे प्रोटॉन बताया था रदरफोर्ड ने अप्रॉक्सीमेट 1911 में। रदरफोर्ड। अब कुछ बुक तो कैनाल रेज के लिए धन किरणों के लिए गोल्डस्टीन बताते हैं, प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड बताते हैं। और कुछ बुक ये मानती है कि धन किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की तो प्रोटॉन इन्हीं में था, तो गोल्डस्टीन ही था। तो अब ये तो आज भी कंफ्यूजन हर बुक में अलग अलग आता है, ज्यादातर बुक में गोल्डस्टीन ही लिखा आता है। तो गोल्डस्टीन आता है तो गोल्डस्टीन सही है, ये नहीं आता है तब आपको क्या मानना है? रदरफोर्ड। वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो मैं क्या लिख दूं इसके लिए? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन के लिए तो सीधा सीधा नाच न्यूट्रॉन चैडविक, जेम्स चैडविक। आप केवल चैडविक याद रख लोगे तब भी बहुत है। जेम्स चैडविक, पूरा नाम है जेम्स चैडविक। चैडविक याद रह जाए तब भी बहुत है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन, अंग्रेजी में TH आता है इसलिए टी लिया था अपने ईंट। सर जे थॉमसन। पहला तो यही याद रखना है, कंपटीशन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस कण को किसने खोजा, तो ये याद रखना है ईंट पर नाच। पर वाले में दोनों कंडीशन सही है, रदरफोर्ड भी सही है और गोल्डस्टीन भी सही है। सॉरी, एक मिनट। सेकंड पॉइंट समझना, 2 नंबर, द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होगा, ऐसे समझो। आपने मोल कंसेप्ट पढ़ चुके, वो पहले इसीलिए पढ़ा था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो अपने ये पढ़ा था कि एक परमाणु का द्रव्यमान पूछे, एक परमाणु का द्रव्यमान, तो वो था हाइड्रोजन के लिए 1 AMU। कितना था? 1 AMU। अगर अपने को इतने परमाणुओं का पूछे 6.023 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु का, तो AMU हट करके हाइड्रोजन में ग्राम लग जाएगा, ग्राम परमाणु भार के बराबर। इतने परमाणुओं का भार 1 ग्राम है, एक परमाणु का भार AMU है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार AMU में लेना हो तो 1 AMU, ग्राम में लेना हो तो इतने परमाणुओं का भार 1 ग्राम है। एक परमाणु का भार कितना होगा? 1/6.023 गुणा 10 की पावर 23। ऊपर नीचे 10 से गुणा किया, ये 10 हो गया, ये पावर 24 हो जाएगी। 10 में 6 का भाग दिया, 1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। ये दोनों ही अब हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार है, ये AMU में है और ये ग्राम है। आगे समझना वापस इसी चीज को। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करता हूं, हाइड्रोजन परमाणु, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब में न्यूट्रॉन होते हैं।
तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार की तुलना में आपने पहले भी पढ़ा है, आज भी अपने प्रूव करेंगे, 1837 गुना कम होता है। 1837 गुना कम होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। अब समझना, इलेक्ट्रॉन का भार इससे 1837 गुना कम है तो इसको अपने मानते हैं नगण्य। कितना मानेंगे? नगण्य। जो भार नगण्य होता है उसको काउंट नहीं करते। कैसे काउंट नहीं करते? जैसा मान लो आप वेटिंग मशीन पे चढ़े, ये वेटिंग मशीन है, यहां डिजिटल नंबर बोर्ड लगा हुआ है, यहां कॉइन्स डालने की व्यवस्था है। आप यहां खड़े हो गए इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे ही आपने कॉइन डाला यहां लिखा हुआ आया 72 kg। इसका मतलब आप क्या समझोगे कि मेरा वजन 72 kg है। ये तो समझते हो ना? समझना ध्यान से। आप वेट मशीन पे खड़े हुए, जो डिजिटल में नंबर आए, मान लो 72 kg आए, तो आप कहते हो मेरा वजन 72 kg है। क्या वो सारा वजन आपका है? क्या आप वेट मशीन पे चढ़ते समय जूते या चप्पल खोले थे? नहीं खोले। तो क्या उस वेट में चप्पल का वजन नहीं आया? मान लो आपने चप्पल पहन रखी थी, चप्पल खोल के फिर आपने अपना वेट कराया था, क्या आपने कपड़े नहीं पहन रखे थे? क्या इन कपड़ों का कोई वेट नहीं होता क्या? इसका मतलब जो आपका वेट आया है वो कपड़ों के सहित आया है। इसका मतलब ये जो 72 kg वेट है, ये वेट होगा आपका वेट प्लस कपड़ों का वेट। अब मान लो इसमें 300 ग्राम 0.3 kg कपड़े हैं, तो 72 kg में 0.3 को क्या मानेंगे? नगण्य। 72 में 0.3 को क्या मानेंगे? नगण्य। तो नगण्य मान करके अपने कह देते कि ये मेरा वजन है, क्योंकि कपड़ों का वजन अपने नगण्य मान लिया। तो 72 kg जो वजन है उसमें मोस्टली वजन अपना ही तो होता है, इसलिए उसको अपने अपना वजन मान लेते हैं। तो अब ये समझना, हाइड्रोजन का एक जो परमाणु है, इसका जो भी द्रव्यमान होगा, मान लो 1 mu है, अभी पढ़ा है एक परमाणु का 1 mu, तो ये जो 1 mu वजन आया वो इन दोनों कणों के कारण आया। इसका अपने नगण्य मान रहे हैं तो सारा इसी के कारण आया 1 mu। एग्जैक्ट इसको मानते हैं 1.008 AMU। एग्जैक्ट होता है ये 1.0078 समथिंग, तो 0.0079 ऐसा कुछ है, तो उसको 8 ही मान लेते हैं। प्रोटॉन में 8 पॉइंट कुछ आगे और आता है, उसको भी 8 मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वही प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और हाइड्रोजन अपने पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो समझना कितना आया? 1 AMU, या ग्राम में ले तो ग्राम में कितना हो जाएगा? 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। अब बात समझना वापस, ये 1 mu ग्राम में लिया, 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम, एग्जैक्ट लेते तो 1.008। यहां वजन लिखना है प्रोटॉन के समान, प्रोटॉन के लगभग समान। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अपने आंसर लिख के आते हैं प्रोटॉन के समान। अरे वो आंसर गलत हो गया ना। आपसे पूछा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, आपने लिख दिया प्रोटॉन के लगभग समान, तो वो आंसर थोड़ी आ गया। मुझे किसी ने पूछा कि सर आपके पास कितने रुपए हैं, तो मैंने कहा मेरे पास उतने रुपए जितने मेरे बीबी के पास है। बोलो आंसर मिला क्या उसको? नहीं मिला। अब उसको ये पता करना पड़ेगा मेरे बीबी के पास कितने। वो बीबी के पास गया, बोले आपके पास कितने रुपए? बोले उतने ही जितने मेरे हस्बैंड के पास है। इसका मतलब मैंने तो यहाँ पे प्रोटॉन का लिखा है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया प्रोटॉन के लगभग समान, अर्थात 1.008, सॉरी 1 लिख दिया तो इसको 1 माना है अपने। 1 mu या
1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का समझो 1/1837 mu भी इससे 1837 गुणा कम है, तो 1837 का भाग लगा दो, 1/1837 mu। या मान लो ग्राम में लेना चाहे तो ग्राम में कितना आएगा, ग्राम में इसका वजन कितना आएगा, तो ग्राम में समझना प्रोटॉन का भार बट्टा इलेक्ट्रॉन का भार, प्रोटॉन का भार बट्टा इलेक्ट्रॉन का भार। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है, 1837 गुना। तो अगर मान लो इसका भार मुझे पता है कितना है, प्रोटॉन का भार 1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम, ये प्रोटॉन का भार है। इलेक्ट्रॉन का भार मुझे पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का भार मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इससे 1837 गुना कम आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.67 गुणा 10 की पावर -24 बट्टा लिख दूं या इसको लिख दूं 1837, एक ही बात है। इसकी तुलना में ये 1837 गुना ज्यादा है, ये यहां नहीं लिखते तो इसमें भाग दे देते। अब समझना, अपने बात कर रहे इलेक्ट्रॉन के भार की, किसके भार की, इलेक्ट्रॉन की। तो ये तो प्रोटॉन का था, ये किस गुणा करने पर बट्टा में किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे सीधा सीधा मैं लिख सकता था इलेक्ट्रॉन का भार बराबर प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार बराबर प्रोटॉन का भार बट्टा 1837। प्रोटॉन का भार कितना है, 1.67 गुणा 10 की पावर -24 बट्टा 1837। हल कर दो इसको, 1837 का इसमें भाग दे दो, तो ऐसे भाग जाएगा नहीं, तो मैं मान लो इसको 1 0 और यहाँ ले लेता हूँ, 1 0 और लिया तो क्या आ गया 1670 गुणा 10 की पावर -27। अभी भी नहीं जाएगा, एक पावर और ले लेता हूँ, यहाँ 0 यहाँ पावर माइनस की 28, इसमें भाग दे दो 1837 का। 16700 में 1837 का भाग देने पर आएगा 9.1, ये एज इट इज 10 की पावर -28 ग्राम। केजी में लेना हो तो कल आपको बताया था, किलो लाना हो तो 10 की पावर -3 7 आएगा 31। कितना लिखूं, एमयू या 9.1 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम। समझ में आ रही बात। अब इसमें इसका भाग दे के देख लो, प्रोटॉन का भार बट्टा इलेक्ट्रॉन का भार, जितना आंसर आएगा उतने गुना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी है, तो इसमें उसका भाग देने पर वापस वही आएगा 1837 गुना। अब ये जो प्रश्न है सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर है प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बट्टा 1837। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू 1837, 1837 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो सीधा प्रश्न आता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, 1837 गुना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, 1837। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, 1837। अब ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से कितने गुना भारी है, तो न्यूट्रॉन का भार बट्टा 1837। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितने गुना भारी है, प्रोटॉन बट्टा 1837। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है, बट्टा 1837। अगर ये पूछे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है, तब तो इलेक्ट्रॉन के भार का गुणा में 1837, और इलेक्ट्रॉन पूछे तो प्रोटॉन के भार के बट्टा में 1837। नेक्स्ट समझना,
3 नंबर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश आपको यहां दिख रहा है, कौन सा है? धनावेश। कितनी बार है? एक बार, एक ही बार प्लस लिखा है तो क्या आएगा? इकाई धनावेश। इकाई धनावेश, इकाई धनावेश, इतना धन आवेश है। या कूलाम में पूछे तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम धनावेश, इतना धनावेश है, मतलब प्लस है। ESU में पूछे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत आवेश में पूछे तो प्लस 4.8 गुणा 10 की पावर -10 स्थिर विद्युत आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। ये दोनों मान आपको याद करने हैं क्योंकि हमेशा ये यूज आएंगे। अगर प्रोटॉन का आवेश पूछे इकाई धनावेश या इकाई ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम या 4.8 गुणा 10 की पावर -10 ESU। न्यूट्रॉन पर आवेश विद्युत उदासीन, विद्युत उदासीन मतलब अनावेशित, अनावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होगा। अब बात समझना, ये मेरे पास परमाणु है, परमाणु, इसमें 3 पार्ट हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। मैं ये कह रहा हूं कि ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु हमेशा उदासीन होता है। अब बताओ परमाणु उदासीन कब होगा? जब उसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश हो, तभी तो उदासीन होगा। इसका मतलब जितना आवेश प्रोटॉन पर है उतना ही विपरीत आवेश इलेक्ट्रॉन पर होगा, तभी परमाणु उदासीन होगा। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 नंबर पॉइंट, इकाई, इकाई ऋणावेश, इकाई ऋणावेश, या ऐसे लिख दो -1 उसको +1, या कूलाम में लिखना चाहूं तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये ऋणात्मक शो करने के लिए माइनस लिए। जब आप गणना करोगे तो आवेश सीधा लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, चाहे किसी का ही पूछे। भाषा में बोलना है धनात्मक या ऋणात्मक। ESU में पूछे तो -4.8 गुणा 10 की पावर -10 ESU। ये अपने 3 पॉइंट हो गए। पहला, खोज किसने की, द्रव्यमान कितना है और आवेश कितना है, खोजकर्ता, द्रव्यमान, और तीसरा पॉइंट क्या आ गया, आवेश। चौथा पॉइंट समझना, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। 4 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव होगा, ऐसे समझो। ये मान लीजिए एक प्लेट है, अपोजिट चार्ज, यहां प्लस चार्ज है, यहां माइनस चार्ज है। मैंने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। एक प्लेट मेरे पास प्लस है, एक माइनस है। प्लस को मैंने नाम दे दिया एनोड, माइनस को मैंने नाम दे दिया कैथोड। इनका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले ये समझना, अपने प्रकृति में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, धनावेशित कण, ऋणावेशित कण
अगर मैं सलमान खान की बात करूं वो धनावेशित कण है, कैटरीना कैफ की बात करूं वो ऋणावेशित कण है, और तीसरे ताली बजाते हुए निकल जाते हैं वो उदासीन कण है। तो ऐसे सोचो, ध्यान से समझना बात मेरी, यहां पे कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है, यहां से सलमान खान चलता है, यहां उसका घर है, यहां पहुंच रहा है, तो ये कैसे चलेगा? सीधा चलेगा इस तरह से, कोई रिपल्सन नहीं होगा। अब या फिर ऐसे मानो, यहां पे शाहरुख खान है, यहां पे अभिषेक बच्चन है, ये अपने पास कोई थर्ड जेंडर कैंडिडेट है, थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर। अब ये किसी से भी आकर्षित नहीं होगा। इधर मैं दूसरा रख देता हूं, एक सेकंड, इधर कैटरीना कैफ को रख दिया, कैटरीना कैफ। अब देखो ये थर्ड जेंडर जो होगा वो न तो सलमान की तरफ आकर्षित होगा न कैटरीना कैफ की तरफ आकर्षित होगा, सीधा चला जाएगा। इसका मतलब यहां से मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को भगाया, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहेगा, सीधा चला जाएगा। अब इसको चेंज करूं मैं, यहां पे मैंने लिया, ध्यान से समझना, अभिषेक बच्चन, कौन सा आवेश है? पॉजिटिव। सलमान खान पे पॉजिटिव, कैटरीना कैफ नेगेटिव। इसको अपने घर जाना है यहां। अब ये सीधा नहीं जाएगा, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसे टर्न कर जाएगा। प्लस वाला किसकी तरफ? ऋणाग्र, माइनस की तरफ, कैथोड की तरफ चला गया। अगर मैं प्रोटॉन को भेजता, ये नहीं होते तब तो सीधा जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में ये ऋणाग्र की ओर अभिगमन कर जाएगा। आगे समझना, अगर मान लो मैं यहां बात करूं ऐश्वर्या राय की, कोई नहीं होते ये तब तो सीधे, बट ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव रिपल्ड होगी, ये पॉजिटिव, ऐसे चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो वह धनाग्र प्लस की तरफ मुड़ जाता। तो विद्युत क्षेत्र का ये प्रभाव है। क्या प्रभाव आया समझना, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। प्रोटॉन में क्या लिखेंगे? ऋणाग्र, ऋणाग्र की तरफ, ऋणाग्र की तरफ विस्थापित, ऋणाग्र की तरफ गति करेगा। ये अप्रभावित, अप्रभावित, इस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। धनाग्र की तरफ, धनाग्र की तरफ विस्थापित, धनाग्र की तरफ विस्थापित। ये 4 पॉइंट अपने पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ऋणाग्र की तरफ विस्थापित होगा, अप्रभावित रहेगा, धनाग्र की तरफ विस्थापित होगा। यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई। आज जो जो आपने पढ़ा है एक बार दोबारा देख लो। परमाणु संरचना, डाल्टन का परमाणुवाद, असफलता थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु के भाग और मूलभूत कण। परमाणु के 2 भाग होते हैं मुख्य रूप से, नाभिक जो केंद्रीय भाग है और इलेक्ट्रॉन जो परिधीय भाग है, सॉरी केंद्रीय भाग और परिधीय भाग। परिधीय भाग को अपने कोष बोलते, वो आगे आएगा, केंद्रीय भाग को नाभिक बोलते हैं। केंद्रीय भाग 2 प्रकार के मूलभूत कणों से बना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये परिधीय भाग इलेक्ट्रॉन से बना। इनके 4 पॉइंट अपने पढ़े हैं। पहला पढ़ा खोज, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा आवेश और चौथा कौन सा पढ़ा? विद्युत क्षेत्र का प्रभाव।
यहाँ विद्युत क्षेत्र के प्रभाव तक कल आप स्टडी करके आओगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।